बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इनहेरिटेड लिवर डिसऑर्डर्स। अब हम कुछ ऐसे हिपैटिक डिसऑर्डर्स को देखने वाले हैं जिनका मेन मसला क्या होगा, इनहेरिटेड होगा। इनहेरिटेड में म्यूटेशन हो सकती है या प्रोटीन की फोल्डिंग सही तरह नहीं हो पा रही, मिस फोल्डिंग हो जाती है। इसकी वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं जो लीवर से रिलेटेड होते हैं। तो पहला है हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, दूसरा विल्सन डिजीज और तीसरा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। इनका बेसिक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस में होता क्या है? हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस में होता ये है कि आयरन की अब्जॉर्प्शन को ज़्यादा हो जाती है और आयरन लीवर के अंदर, पेनक्रियाज के अंदर, दूसरे टिश्यू के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन लीवर और पेनक्रियाज हमारे मेन टिश्यू होते हैं, मेन ऑर्गन होते हैं जिनके अंदर आयरन जमा होगा। इनकी इंजरी हो जाएगी। अगर लीवर डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से सिरोसिस हो जाएगा। पेनक्रियाज डैमेज हो गया तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम से कम हो जाएगी, डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, तो पहला डिसऑर्डर है हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। इसमें होता ये है कि आयरन की अब्जॉर्प्शन कुछ ज़्यादा हो जाती है। आयरन की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने का मेन वजह क्या होती है कि एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसको कोड करने वाला जीन क्या है? HFE जीन। ठीक है, HFE जीन होती है। ठीक है, अब अगर HFE जीन इस प्रोटीन के अंदर, HFE जीन इस जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए, और म्यूटेशन भी दो टाइप की होती है, लॉस ऑफ फंक्शन या गेन ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के अंदर किसी भी जीन की एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन लॉस ऑफ फंक्शन के अंदर जीन की एक्सप्रेशन कम से कम हो जाती है। अगर HFE जीन इसकी एक्सप्रेशन कम से कम हो तो इसकी वजह से जो चीज़ बननी थी, ठीक है, इसकी वजह से जो जीन की प्रोडक्ट थी, या सपोज हम कह सकते हैं प्रोटीन पी, तो प्रोटीन पी की सिंथेसिस कम से कम होगी। अब प्रोटीन पी नॉर्मली करती क्या थी? प्रोटीन पी करती ये थी कि ये हेप्सिडिन की सिंथेसिस को बढ़ा देती थी। ठीक है, हेप्सिडिन की सिंथेसिस को और इसकी रेगुलेशन को या इसकी एक्सप्रेशन को बढ़ा देती थी प्रोटीन पी। लेकिन अगर ये प्रोटीन पी या प्रोडक्ट HFE जीन की ये कम होगी तो हेप्सिडिन की सिंथेसिस भी कम से कम होगी। नॉर्मली हेप्सिडिन करता क्या था? हेप्सिडिन ये करता था कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता था। जब हमारी बॉडी के अंदर आयरन पहले से ज़्यादा होगा तो हेप्सिडिन की एक्सप्रेशन ज़्यादा होती थी। यानी जब हमारी बॉडी में आयरन ज़्यादा होता था तो HFE जीन एक्सप्रेस होता था, यह प्रोडक्ट पी को रिलीज करवाता था, प्रोड्यूस करवाता था। वो हेप्सिडिन को बढ़ा के आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। लेकिन जब हेप्सिडिन कम से कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? आयरन की एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और जब आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर आयरन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और आयरन जो पेरिफेरल टिश्यू है, स्पेसिफिकली लीवर के अंदर और पेनक्रियाज के अंदर, इनके अंदर डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा, लीवर के अंदर और पेनक्रियाज के अंदर। और जब आयरन ज़्यादा डैमेज हो जाएगा तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए लीवर पेनक्रियाज को डैमेज करना शुरू कर देगा। लीवर डैमेज हो गया और उसको रिप्लेस करने वाला फिब्रोटिक टिश्यू आ गया तो उसको सिरोसिस बोलते हैं। पेनक्रियाज डैमेज हो गया तो उसकी वजह से डायबिटीज मिलाइटस हो जाती है। ठीक है, तो अभी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी आपको बता दी हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस की। अब इसके बाद नेक्स्ट है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में होता ये है कि विल्सन डिजीज में ये होता है कि कॉपर को सिक्रीट करवाने वाला, एक्सक्रीट करवाने वाला मेटल आयन ट्रांसपोर्टर होता है जिसको बोलते हैं ATP7B। लेकिन इसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाएगी इसके जीन के अंदर, तो कॉपर की सिक्रेशन कम से कम होगी। जब कॉपर की सिक्रेशन कम से कम होगी तो कॉपर टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और इसके जो टिश्यूज होते हैं वो होते हैं कौन कौन से? लीवर, ब्रेन और आइज। और विल्सन डिजीज का दूसरा नाम है हिपैटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन। नाम से लग रहा है कि इसने लीवर को उड़ा देना है, ब्रेन को, ब्रेन में भी लेंटिकुलर न्यूक्लियस को और आइज को। ठीक है, तो ब्रेन, लीवर को नुकसान पहुंचाएगा तो सिरोसिस हो जाएगा। ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन में बेसल गैंग्लिया को उड़ा देगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से बेसल गैंग्लिया उड़ जाएगा तो फिर पार्किंसन वगैरह कुछ चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसल गैंग्लिया को उड़ा देगा। ठीक है, ओके। और आइस को डैमेज करेगा, तो आइस की वजह से आपको कुछ कॉपर रिंग्स देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं केसर फ्लैशर रिंग्स। ठीक हो गया। और इसके अंदर, इस डिसऑर्डर के अंदर आयरन ज़्यादा था, इसके अंदर कॉपर ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसके अंदर कॉपर ज़्यादा हो गया। ओके, लेकिन इन दोनों की निस्बत इसके अंदर कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब होता यह है कि अगर प्रोटीन की मिसफोल्डिंग बढ़ रही है, स्पेसिफिकली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के, तो उसकी सिक्रेशन या इसकी प्रोडक्शन कम से कम होती है। ठीक है, यानी जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है ये क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है जिसकी सिंथेसिस लीवर के अंदर होती है। लेकिन अगर इसकी सिंथेसिस सही तरह नहीं हो पा रही, या इसकी सिंथेसिस हो पा रही है लेकिन फोल्डिंग सही तरह नहीं हो पा रही, तो जो फंक्शनल प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस कम से कम होगी। जब फंक्शनल प्रोटीन कम से कम है तो जो होता ये है कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन जब प्रोटीन खराब बन रही है, चैपेरोन्स की कमी हो सकती है, कोई और मसला हो गया, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन मिसफोल्डेड, यानी जो खराब प्रोटीन है वो ज़्यादा जमा होती रही है। जब वो खराब प्रोटीन ज़्यादा जमा हो जाएगी तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्ट्रेस को एक्टिवेट कर देगी। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा तो वो लीवर की डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था कि जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो पहले तो स्ट्रेस को कम्बैट करते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाता है तो फिर एपोप्टोसिस मैकेनिज्म के जरिए हेपेटोसाइट की इंजरी शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, इंजरी
हो जाती है। और दूसरी तरफ तो पहली बात तो लीवर की इंजरी हो जाएगी, तो पहला इफेक्ट आ गया लीवर के ऊपर। दूसरा इफेक्ट आता है लंग्स के ऊपर, क्योंकि जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, इसने प्लाज्मा से होते हुए किसके पास जाना है, लंग्स के अंदर जाना है। और लंग्स के अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशन होती है, स्पेसिफिकली एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इलास्टेस एंजाइम रिलीज होता है। वो इलास्टेस एंजाइम क्या करता है, लंग्स के इलास्टिक टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसको इनहिबिट करने वाला कौन होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कम से कम होगा तो इलास्टेस को इनहिबिट करने वाला कोई नहीं होगा। जब इलास्टेस को इनहिबिट करने वाला कोई नहीं होगा तो लंग्स के इलास्टिक टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएगी। और जब लंग्स के इलास्टिक टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो उसकी वजह से एम्फाइसीमा भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से एम्फाइसीमा हो सकता है लंग्स के अंदर और लीवर के अंदर हमें इंजरी वगैरह, हेपेटाइटिस, सिरोसिस वगैरह देखने को मिल सकती है। तो ये बेसिक ओवरव्यू हो गया इनहेरिटेड लिवर डिसऑर्डर्स का, और बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।